नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जियोग्राफी की एनसीईआरटी का एमसीक्यू हम यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं, जिसमें हमारे 3 सेशन हो चुके हैं। ये उसका 4th सेशन है और ये एनसीईआरटी में आपको 6 से लेकर 12 तक के जो एमसीक्यू हैं, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, वो आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पैसिफिक ओशियन इज लार्जर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ द ऑल कंटिनेंट्स, and second statement is there are 26 oceanic trenches in the Pacific Ocean, and third statement is the Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. Which one of the following is correct, or which of the above statement are correct? ठीक है, तो ए बी सी डी करके आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कि एक सही है, एक 3 सही है, 2 3 सही है, या फिर तीनों ही सही हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा भी है, जहाँ पे क्या पाया जाता है, मारियाना ट्रेंच। ठीक है, और दुनिया में कुल 26 महासागरीय गर्त हैं। ठीक, तो जिसमें से 22 जो है वो प्रशांत महासागर में है। इसी वजह से स्टेटमेंट 2 यहाँ पे जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज स्मॉलेस्ट एंड सेलोवेस्ट? एटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन एंड साउदर्न ओशियन। ऑप्शन इज बी, आर्कटिक ओशियन जो है वो स्मॉलेस्ट है और सेलोवेस्ट भी है। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। औसत गहराई अगर देखें आप तो आपको 1038 मीटर मिलेगी, जो अन्य महासागरों की तुलना में कम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सी सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज द थर्मोक्लाइन लेयर इज फाउंडेड ऑन द सी सरफेस, एंड थर्ड इज ओशियन करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कैसे? तो थर्मोक्लाइन एक संक्रमण परत होती है जो सतह और गहरे पानी के बीच होती है, न कि सतह पर। और ये जो परत 200 मीटर से लेके 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। तो यहाँ पे द थर्मोक्लाइन लेयर्स इज फाउंडेड ऑन द सी सरफेस, ये नहीं होगा। ठीक, वो 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की थर्मोक्लाइन लेयर होती है। तो जो समुद्र की थर्मोक्लाइन परत है वो यहाँ पाई जाती है। इस वजह से ऑप्शन 2 गलत होगा, बी करेक्ट होगा। 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अनक्लॉस समुद्रों के उपयोग को नियंत्रित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून है। दूसरा दिया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्री तट से 500 मीटर मील तक विस्तारित है, और जो टेरिटोरियल सी की सीमा है वो 12 समुद्री मील तक होती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये जो EEZ की बात हो रही है ना, समुद्री तट से 500 समुद्री मील तक नहीं, ये 200 समुद्री मील तक विस्तारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा है ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ की सीमा 200 समुद्री मील तक होती है, ना कि 500 समुद्री मील तक। बाकी जो टेरिटोरियल सी होता है उसका जो विस्तार होता है वो 12 समुद्री मील तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज द यंगेस्ट ओशियन? देन विच साउदर्न ओशियन इज द यंगेस्ट ओशियन? एक्सप्लेनेशन, दक्षिणी महासागर पृथ्वी का सबसे नया महासागर है, जिसमें 2000 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, और यह तब बना जब दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका अलग हुए थे। ठीक है, और ड्रके पैसेज खुल गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, महासागरीय लवणता का स्तर मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा से प्रभावित होता है। और दूसरा है, उच्च लवणता वाले क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। तीसरा है, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 ppt होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल 1 और 3 सही होगा। यहाँ पे रीजन ऑफ हाई सैलिनिटी आर फाउंड अराउंड द इक्वेटर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा पानी बरसता रहता है ना। तो उच्च लवणता वाले क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है लेकिन वर्षा कम होती है। इक्वेटर पे वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ज़्यादा लवणता नहीं पाई जाएगी। इसी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करेंट्स? फर्स्ट इज अर्थ रोटेशन, डेप्थ ऑफ ओशियन, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, वेराइटी इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ऑप्शन इसमें से डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक नहीं है? तो महासागर की गहराई जो है ये कारक नहीं है, बाकी सारे हैं। एक्सप्लेनेशन,
तो महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन, पवनों की दिशा और तापमान और लवणता के अंतर से बनती हैं। तो और महासागर की गहराई का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से डेप्थ ऑफ ओशियन इज नॉट ए रीजन फॉर ओशियनिक करंट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक रीजन इज़ डीपेस्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे गहरा है, यानी कौन सा महासागरीय क्षेत्र सबसे गहरा है। तो हमने ऊपर ही देखा मैरियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, सबसे गहरा है और इसकी गहराई कितनी है 10,994 मीटर इसकी गहराई है। कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार यानी टाइड चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। महासागरों में लहरें हवा के घर्षण शक्ति के कारण बनती हैं और महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से भूगर्भीय प्लेटों के कारण बनती हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 1 और 2 सही होगा। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से भूगर्भीय प्लेटों की गति के कारण बनती हैं, ये गलत है। क्यों? तो महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन, पवनों की दिशा और तापमान लवणता भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है, न कि भूगर्भीय प्लेटों की गति से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो कह रहा है कि कौन सा महासागर भारत के पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा है, आप सभी समझ रहे होंगे, इंडियन ओशियन है, वहाँ पे हिंद महासागर है ना। तो हिंद महासागर भारत के पश्चिम और दक्षिण में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसके किनारों पर कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी पाए जाते हैं। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइडल करेंट्स आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हाई टाइड एंड लो टाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन। थर्ड स्टेटमेंट इज एट द डेप्थ ऑफ द ओशियन द इफेक्ट ऑफ टाइड इज नेग्लिजिबल। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। टाइडल करंट आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, ऐसा नहीं है। क्या है? तो ज्वारीय धाराएं मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती हैं, न कि पृथ्वी के घूर्णन से। और गहरे महासागर में ज्वार का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही होगा। ज्वारीय धाराएं मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित नहीं होती हैं। किससे होती हैं? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन कंप्लीटली सराउंडेड बाय ए कॉन्टिनेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब महासागर है जो पूरी तरीके से महाद्वीप से घिरा हुआ है, कौन सा है? वो साउदर्न ओशियन है। दक्षिणी महासागर वो पूरी तरीके से एक कॉन्टिनेंट से सराउंड है। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र में जलधाराओं की गति को कॉरियोलिस बल प्रभावित करता है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती हैं। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। कैसे? तो कॉरियोलिस जो प्रभाव है पृथ्वी के घूर्णन के कारण महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है और गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, और ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती हैं, जैसे कि बेंगुला की जो करंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, तीनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डज नॉट टच ओनली वन कॉन्टिनेंट। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। देन इंडियन ओशियन जो है वो क्या करता है, वो केवल एक ही महाद्वीप को नहीं छूता, बाकी अलग अलग महाद्वीपों को भी छूता है। तो हिंद महासागर दक्षिण अमेरिका को नहीं छूता, बाकी सबको छूता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है समुद्री जल में औसत लवणता 35 ppt होती है और भूमध्य सागर में लवणता हिंद महासागर से अधिक होती है। और तीसरा है समुद्री जल में प्रमुख रूप से सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो समुद्रों की जो औसत लवणता होती है वो 35 ppt होती है और भूमध्य सागर की लवणता हिंद महासागर से अधिक होती है, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होगी। जहाँ भी मतलब वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा और रेनफॉल कम होगी, तो वहाँ पे जो सैलिनिटी होगी वो ज़्यादा ही होगी। और सोडियम क्लोराइड समुद्री जल का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे 1, 2 and 3।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल एंड गैस रिसोर्स? देन इंडियन ओशियन, सिंपल है, हिंद महासागर। हिंद महासागर तेल और गैस संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पर्शियन गल्फ और अरब सागर क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो हिंद महासागर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। सेकेंड है एबिसल प्लेन आर द फ्लैटेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। एंड थर्ड है ट्रेंच इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन नहीं होता है, महाद्वीपीय शेल्फ होता है। ठीक है, वो आगे का हिस्सा होता है ना। तो महाद्वीपीय शेल्फ जो होता है उथला क्षेत्र होता है, ना कि सबसे जो गहरा भाग होता है। और एबिसल जो प्लेन होते हैं वो महासागर का सबसे सपाट भाग होता है, और समुद्री गर्त महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो जाहिर सी बात है, पश्चिम में और दक्षिण में हमने देखा अभी कि इंडियन ओशियन है। भारत के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है, जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा 200 समुद्री मील होती है। उच्च समुद्र पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, और जो इंटरनल वाटर यानी आंतरिक जल एक देश की संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो EEZ की सीमा 200 समुद्री मील होती है, और हाई सी जो होते हैं वो किसी भी देश के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते हैं, और जो आंतरिक जल पूरी तरीके से एक देश की संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि महासागरों के सतत विकास के लिए कार्य करती है? तो अंक्लॉस है, UNCLOS। ठीक है, तो अंक्लॉस का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। महासागरों के सतत विकास और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि NCERT जियोग्राफी के थे। ठीक है, तो सेशन समाप्त करते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी करिएगा, और हाँ, दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।